नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार में जो कल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान हुआ है 121 विधानसभा क्षेत्रों में। उसमें जो ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है, लगभग 17% की जो बढ़ोतरी हुई है मतदान में, क्या वो सत्ता विरोधी लहर का संकेत है? आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास गवाह है, जब जब ऐसा मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है तब तब वो रुझान संकेत होता है कि सत्ता के खिलाफ कोई लहर चल रही है। और वो लहर प्रायः अधिकतर चुनाव में दिखती भी नहीं है। कुछ बार दिखती है लेकिन अधिकतर चुनाव में इतनी बड़ा लहर दिखता नहीं है। हमें याद है 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार के पक्ष में सत्ता समर्थक लहर, प्रो इनकम्बेंसी का जो एक वेव चला था, किसी को अनुमान नहीं था कि आरजेडी मात्र 22 सीटों पर सिमट जाएगी। ठीक है, और उस बार का मतदान प्रतिशत डाउन था, गिरा हुआ था। इससे इस बार के मतदान प्रतिशत का तुलना केवल 2000 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था उससे आप कर सकते हैं। बिहार एक ऐसे राज्य के रूप में जाना जाता है जहां मतदान का प्रतिशत कम होता रहा है। तमिलनाडु वगैरह में 75 से 80% मतदान होता रहा है, बिहार में नहीं होता। क्यों नहीं होता? पिछली बार बिहार में 57% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार प्रथम चरण में अब तक जो आंकड़े आ चुके हैं वो 65% प्लस है, और ये आंकड़ा 67 तक जाने की संभावना है। तो मैं बता रहा हूं कि तमिलनाडु में क्यों जाता है और बिहार में अंतर क्या है। आपने किसी तमिलनाडु के व्यक्ति को बिहार में नौकरी करते हुए शायद ही देखा होगा, लेकिन बिहारी को आपने दुनिया के हर कोने में क्लास 1 से लेकर 4th ग्रेड तक का काम करते हुए जरूर देखा होगा। सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, हर जगह व्यवसाय करते हुए भी, चाय के दुकान से लेकर रेस्टोरेंट चलाते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन किसी तमिलनाडु के व्यक्ति को, किसी आंध्र, कर्नाटक, केरल के व्यक्ति को, किसी गुजराती को आपने बिहार में नहीं देखा होगा। यह सच है। इसीलिए बिहार से माइग्रेशन है, तो बिहार के मतदाता बिहार में कम होते हैं। ये बड़ा कारण रहा है बिहार में लगातार मतदान प्रतिशत के कम होने का। एक दूसरा इस बार जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत क्या सत्ता विरोधी लहर है? अगर इस बात का परीक्षण हम करने का प्रयास करें तो कई कारण समझ में आते हैं जिन कारणों से ये सत्ता विरोधी लहर हो सकती है। उसमें सबसे पहला कारण है नीतीश कुमार के खिलाफ 20 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी। 20 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है जिस दौर में लोग परिवर्तन चाहते हैं। आपको भी उस समय में तुलना बेमानी हो जाता है। लगातार अगर व्यक्ति को एक ही प्रकार का भोजन करवाया जाए तो उसको लगता है कि कोई कुछ अलग हटके आज करने की आवश्यकता है। तो ये एक हो सकता है संभावना, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार की जो पहचान, नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी कई मोर्चे पर, प्राय हर एक मोर्चे पर गिरी है। सबसे पहला जो बड़ा नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण। जब कई बार ऐसा देखा गया है कि विगत वर्षों में नीतीश कुमार के जुबान से ऐसे शब्द निकले हैं जिसका प्रयोग नीतीश कुमार अपने पूरे होशो हवास में करने के लिए नहीं जाने जाते, उसका असर हो सकता है कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वाह करने में शायद सक्षम नहीं है। इसके अलावा बिहार में नौकरी एक बड़ा मुद्दा है मित्रों। तो इस मामले में मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर ये सत्ता विरोधी लहर का परिणाम है बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत, तो इसका लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों के लिए नौकरी पहली प्राथमिकता है, और उसमें भी सरकारी नौकरी तो सोने पे सुहागा। सरकारी नौकरी के लिए तो बिहारी अपना जड़ जमीन तक बेच देता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से पिछले नीतीश कुमार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां लगभग 4 लाख लोगों को मिली, बिहार के युवा इसका भी क्रेडिट तेजस्वी यादव को देते हुए देखे जाते हैं। सहमत है या नहीं? एक हो गया। दूसरा, अगले कार्यकाल के लिए भी तेजस्वी यादव का यह वादा
कि बिहार में हर एक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। अब ये कितना संभव है, नहीं संभव है, चर्चा बाद में होगी, लेकिन जब कहावत है कि जब कोई व्यक्ति मजबूर होता है तो उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। तो बिहारी जब केवल सरकारी नौकरी करने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक जा सकता है, तो बिहार में एक खतरा क्यों नहीं उठा सकता, भरोसा क्यों नहीं तेजस्वी यादव पर कर सकता, ये सवाल है। और इस सवाल का असर हो सकता है ये सत्ता विरोधी लहर, जिसमें 10% से अधिक मतदान बढ़ने का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, वो इसका भी एक संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत हो सकता है इस बात का कि नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ जो अभियान SIR का विरोध, साथ ही एक अभियान जिस प्रकार से चला कि नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र देश को बनाना चाहते हैं, जहां पर की शासन व्यवस्था मनुवाद के आधार पर चलना है, जिसमें दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। आप लगातार सुनिए राहुल गांधी को इस चुनाव अभियान में भी, प्रचार के दौरान जब राहुल गांधी ने भारतीय सेना में भी आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया कि 10% लोगों का 90% स्थानों पर कब्जा है, तो ये सब मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसका भी की असर पड़ा हो इस विधानसभा चुनाव में, जिसका परिणाम रहा हो ये 10% मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी। इसके अलावे आप मानकर चलिए कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ सीधा हमला नीतीश कुमार पर ना आरजेडी कर रही है, न कांग्रेस पार्टी कर रही है, न मुकेश सहनी कर रही है, न कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही है। जदयू पर हमला हो रहा है तो हमले के केंद्र में कौन है? आप लगातार सुना होगा आपने, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों या कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की अब जदयू में नहीं चलती, नीतीश कुमार अब केवल मतलब मुखौटा है, ठीक है। असली चेहरा जदयू के कौन है? तो ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी है। मतलब संकेत साफ है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी की बी टीम है। नीतीश कुमार के संरक्षण में, नीतीश कुमार के शासन में अब पिछड़े, अति पिछड़े भी सुरक्षित नहीं। अब पार्टी पर कब्जा बीजेपी के मोहरे के रूप में काम करने वाले संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी जैसे लोगों का हो चुका है। ये नैरेटिव चलाने का लगातार महागठबंधन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को अगर ये आंकड़े सत्ता विरोधी लहर के संकेत है तो उसका ये कारण हो सकता है। साथ ही एनडीए के द्वारा लगातार ये कहा जाना कि तेजस्वी यादव का शासन में लौटकर आना फिर से जंगल राज का संकेत हो सकता है। इस मुद्दे को के फ्लॉप कर जाने की संभावना का भी ये परिणाम हो सकता है, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी जो 30 वर्ष और 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु का है, उस आबादी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल नहीं देखा है। क्योंकि जब राबड़ी देवी 2005 में सत्ता छोड़ रही थी, उस समय अगर जो आज 30 वर्ष का व्यक्ति है वो 10 साल का रहा होगा जब उसके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं जगी थी। तो उसने तो केवल जब से समझ विकसित हुई तब से तो वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देख रहा है। तो जब नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कानून व्यवस्था के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में पहले से गिरी है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार केवल और केवल लालू राबड़ी को बदनाम करने के लिए, खुद की पार्टी को डिफेंड करने के लिए ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को बदनाम कर रहे हैं। तो ये इस बात का भी संकेत हो सकता है। और साथ ही इस बात का भी संकेत हो सकता है कि जब नीतीश कुमार ने फ्री बीज, याद कीजिए पिछले चुनाव में जब तेजस्वी यादव ये बात कर रहे थे कि फ्री बिजली की बात कर रहे थे, सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार का जवाब क्या होता था? कहां से लाएगा पैसा, कहां से देगा वेतन, बाप के घर से पैसा लाएगा, होटवार जेल से लाएगा, तकिया कलाम होता था। अब नीतीश कुमार भी वही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या लगता है? इसका मतलब लगता है कि नीतीश कुमार अब केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, कुछ विशेष नहीं करना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव की बातें सच साबित हुई।
तेजस्वी यादव की बातें सच साबित हुई। तो अब लोग इस एंगल से भी सोच रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव युवा सोच है जो नारा आरजेडी दे रही है। तो क्या बिहार के मतदाता इस बात पर भी भरोसा कर रहे हैं? इसी का संकेत है। साथ ही क्या चुप्पा वोटर, जो इतिहास रहा है कि चुप्पा वोटर प्रायः प्रायः आप देखेंगे कि वो 20 वर्षों से नीतीश कुमार के नजदीक ज्यादा रहा है। तो क्या इस बार चुप्पा वोटर में जो विशेष रूप से महिलाएं हैं, अति पिछड़ा समाज बिहार का, अति पिछड़ा और महादलित समाज, तो क्या महादलित और अति पिछड़ों ने पाला बदल लिया है? नीतीश कुमार का साथ छोड़कर वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए? क्या कांग्रेस पार्टी का 10 पॉइंट चार्टर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दिन पटना में अति पिछड़ों के लिए जारी किया गया, उसका असर दिख रहा है? ये 10% मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी क्या इस बात का संकेत है कि अति पिछड़ों ने मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के बाद आरजेडी को, तेजस्वी यादव को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है? यादव मुसलमान कॉम्बिनेशन से डरना बंद कर दिया है? कई ऐसे सवाल हैं इन सभी सवालों का जवाब 14 नवंबर को मिलेगा। लेकिन हमारा काम तो है हर राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करके आपके पास पहुंचाना, जिससे कि आप सोशल मीडिया पे हम कोई एक तरफा नहीं जुड़ते। सोशल मीडिया पे संवाद दो तरफा होता है। आप कितने सहमत हैं इन सब संकेतों पर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।